तो आज हम मार्केट की बात नहीं करने वाले हैं। आज आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की कि अगर शेयर बाज़ार में कमाई बढ़ानी है तो क्या करें? इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ी बात आपको आपके टैक्स को समझना पड़ेगा कि आपका नेट प्रॉफ़िट कैसे बढ़ाएँ और अपना टैक्स कैसे घटाएँ। और ये भी अच्छी तरह से जानते हैं पिको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसी रणनीतियों को सही तरीके से अपनाकर हर निवेशक अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट गेन बढ़ा सकते हैं। इसके दो रीजंस हैं और दो जरिया हैं जिसको अपन समझते हैं। फर्स्ट है कैपिटल गेन और दूसरा है डिविडेंड। जब आप कैपिटल गेन को पहले समझते हैं, जब आप शेयर बेचते हैं और आपको मूल्य से ज़्यादा मिलता है तो यह कैपिटल गेन कहलाता है। मतलब अगर आप कोई भी शेयर खरीदें फिर उसको बेचें, उस शेयर की कीमत से आपको अगर 1 रुपये भी अधिक मिला तो आपका कैपिटल हो जाता है, कैपिटल गेन कहलाता है। ठीक, 1 साल के कम शेयर रखने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगता है। आपको ये चीज पता है? और नहीं पता है तो अच्छे से जान लीजिए। अगर आप 1 साल के अंदर शेयर को बेचते हैं तो आपको टैक्स 20% लगता है, कोई भी शेयर हो। यही 12 महीने बाद कहानी चेंज हो जाती है। अगर आप 1 साल बाद बेचते हैं तो आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। मतलब सालाना आपको 1.25 लाख रुपए तक के लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। समझ रहे हैं? अगर 1 लाख 1.25 लाख के आसपास रहेगा तो आपको उसमें टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड है डिविडेंड। जब आप किसी कंपनी के शेयर रखते हैं और कंपनी आपके मुनाफे का हिस्सा शेयर धारकों में बांटती है, मतलब डिविडेंड देती है, ठीक है, इस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। डिविडेंड पर आप ब्याज खर्च घटा सकते हैं। अगर आपने शेयर खरीदने के लिए लोन लिया था तो उसकी ब्याज राशि का 20% ही घटा सकते हैं। इसमें ब्रोकरेज कमीशन आदि घटाने की अनुमति नहीं होती है। अच्छा, फीफो नियम क्यों जरूरी है? कई बार एक ही कंपनी के शेयर अलग अलग तारीखों पर खरीदते हैं। जब वे चाहे तभी कुछ शेयर बेच देते हैं। सेबी के नियम अनुसार जो शेयर सबसे पहले खरीदा गया था वही सबसे पहले बेचा हुआ माना जाएगा। यह कानून, तो समझ रहे हैं? जो शेयर सबसे पहले आपने खरीदा था वही सबसे पहले बेचा हुआ भी माना जाएगा। ये नियम है। कितना लगेगा टैक्स? तो फिर टैक्स बचाने के उपाय क्या है? अब फीफो नियम कहता है कि पहले आए हुए 2000 शेयर यानी 1 फरवरी वाले बेचे हुए माने जाएंगे। यानी लागत मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर होगा। इस तरह कुल लाभ होगा आपका, आप 105 माइनस 50 इंटू 2000 करीब 1,10,000 के आसपास जाएगा। क्योंकि 12 महीने पूरे होने से पहले बेच दिए गए, यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स होगा 1.10 लाख रुपए का, यानी 20% का, यानी 22,000 रुपए का। अच्छा, आप समझते हैं कि टैक्स बचाने के उपाय क्या हैं? आपके सारे शेयर एक ही डीमेट में हैं तो फीफो लागू होने से कभी कभी अनजाने में पुराने सस्ते और लंबे समय रखे गए शेयर पहले बेच दिए जाते हैं। इसे लॉन्ग टर्म गेन खत्म हो जाता है या अनचाहे ही टैक्स का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन यदि 2 डीमेट अकाउंट है, जैसे कि पहला लॉन्ग टर्म और दूसरा ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए, तो टैक्स प्लान कम कर सकते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एबीसी नाम की कंपनी के शेयर 2 बार खरीदे। 1 फरवरी 2026 को 50 रुपए के भाव पर और 2000 शेयर खरीदे, आपके यही 1 लाख रुपए। फिर आपने 6 फरवरी को खरीद लिया या 1 अगस्त 2 अक्टूबर इस टाइप से खरीद लिया 75 रुपये। मान लीजिए उस कंपनी एबीसी कंपनी का रेट 75 हुआ तो आप वहाँ से खरीद लिए।
तो वही 2000 शेयर की लागत आपकी 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। फिर आपने दिसंबर में 2000 शेयर प्रति शेयर खरीदे, सॉरी, अगर फिर दिसंबर में, मतलब आपने मार्च से स्टार्ट किया और दिसंबर में जाके बेच दिया, तो आप बेचेंगे जिस डेट को, अगर 2000 प्रति शेयर का भाव 105 पर बेचे, मान लीजिए वही जो चीज आपने 50 और 75 में खरीदी थी वो पहुंच गई 105 तक, 105 तक पहुंच गई है, तो उसका बिक्री मूल्य हो जाएगा 2,10,000 रुपए का। अब इसको इस तरीके से थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने अपने 2,000 शेयर अलग अलग भाव पर डीमेट अकाउंट में खरीदे। यदि आप 2000 शेयर प्रति 100 रुपये 5 पर बेचते हैं तो यह सेल आपको 75 रुपये खरीदे वाले अकाउंट से करते हैं, तो लाभ आपको होगा 60,000 रुपये का, तो टैक्स हुआ आपका 12,000। लेकिन यदि यही सेल एक अकाउंट से ही गया होता ही तो टैक्स आपका 22,000 होता। यानी एक साल एक ही सेल में 10,000 रुपये की टैक्स बचत सिर्फ अकाउंट अलग रखने से हो गई। समझ रहे हैं चीजों को। अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम इस गोल्ड के बारे में समझते हैं। तो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही की मैं बात करूं तो गोल्ड लोन का वितरण सालाना लगभग 94% से बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि बीते साल इस अवधि में यह था आधा, 4 लाख करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट के अनुसार सोने की बढ़ती कीमतों ने इस लोन सेगमेंट को आकर्षित किया है। जब लोग व्यवसाय की जरूरतों को लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक गोल्ड समर्थित ऋण को प्राथमिकता दे रहे थे, निजी क्षेत्र के बैंकों ने गोल्ड लोन का वितरण सालाना 65% बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक में 71% की वृद्धि के साथ 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC की अगर मैं बात करूं तो सबसे तेजी वृद्धि दर्ज की गई। इसका वितरण सालाना आधार पर 189% बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि सरकारी बैंक सबसे बड़े योगदानकर्ता बने रहे हैं। यह कुल वितरण का लगभग 46% है। पिछले 3 वर्षों में सोने की कीमत में लगभग 25% की चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से वृद्धि हुई है। वहीं पिछले 1 साल में गोल्ड लोन की वृद्धि 94% तक पहुंच गई है। समझ रहे हैं चीजों को। मतलब 71% गोल्ड लोन वितरक के साथ साथ सरकारी बैंक आगे बढ़े। और बैंक NBFC के गोल्ड लोन की थोड़ा दर के बारे में बात करता हूँ, ब्याज की। तो SBI 9% 50 लाख में, PNB 9.25 25 लाख, HDFC 9.10 25,000 से शुरू। मुथूट फाइनेंस की मैं बात करूँ तो 10.90 1 करोड़ तक का रहेगा, और मणप्पुरम देखूं तो मैं 9.90 1.5 करोड़ तक का। लोन टू वैल्यू में लेंडर आपके सोने की कीमत का अधिकतम 50 से 80% तक ही लोन दे सकते हैं। जब कीमत समय के अनुसार रेशियो अगर देखें तो कितना लोन रहेगा, तो समय स्थिति की मैं बात करूं तो पहले सोना सस्ता था, यानी 60,000। मैं कहा थोड़ी सी बकवास आप लोगों के साथ करता हूँ और अपना पोर्टफोलियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो तैयार रहिए। चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो मेरा। तो दोस्तों, ये मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। अभी 16% डाउन है। 1,31,000 का मेरा होल्डिंग पे मुझे नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा मजा आएगा आपको ये देखकर। मैं कहा बकबक करना ही है तो कुछ बकबक किया जाए और आप लोगों की थोड़ी अटेंशन ली जाए, कि बोर हो रहा था मैं।
तो बस ऐसे ही अपनी शॉप पे बैठे बैठे मैं कहा आज बकबक कर ही लेते हैं। इसी बीच अगर मैं थोड़ा सा करूं मैच की, क्या शानदार मैच हुआ भाई, मजा ही आ गया सही में। मैं तो ना अपना एकदम स्क्रीन ही बंद कर दिया था उस टाइम पे कि यार जेकब बेथल। लीडर बैटिंग ऑलराउंडर है ये, बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और फील्डिंग के मामले में भी बेहद चुस्त है, चाहे इनर